अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाउंड। आई एम सनाउल्लाह महर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का लेक्चर 2 एडिशन ऑफ फोर्सेस। तो बेटा अभी हम चलते हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस पे, या हम उसको एडिशन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ बुक्स में एडिशन ऑफ फोर्सेस के नाम से ये लिखा होता है और कुछ बुक्स में एडिशन ऑफ वेक्टर के नाम से लिखा होता है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये एक ही बात है। ठीक है, जैसा कि अगर हम टॉपिक को देखें तो टॉपिक में कहता है कि एडिशन ऑफ फोर्सेस, मतलब कि ये जो लफ्ज एडिशन लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ऐड करना। ठीक है, चाहे वेक्टर हो या फोर्सेस हो। ठीक है, तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारा जो ये टॉपिक है वो एडिशन पे बेसिस है। ठीक है, कि हम दो या दो से ज्यादा या कुछ भी है, मतलब उनको ऐड करना है, किसी फोर्सेस को ऐड करना है या किसी वेक्टर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो इसको प्रॉपर नमूने से इसको हम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम समझेंगे कि स्केलर एडिशन क्या होती है और वेक्टर एडिशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं स्केलर एडिशन पे और उसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अगर हम स्केलर एडिशन की बात करें तो मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 5 kg एप्पल्स हैं और मैंने और 5 kg एप्पल्स ले लिए तो मेरे पास हो जाएंगे 10 kg एप्पल्स। ठीक है, तो अगर मैं इस 5 और इस 5 को किसी भी तरीके से ऐड कर दूं, ठीक है, चाहे ये 5 आगे रख लूं, ये पीछे रख लूं, ऊपर रख लूं, नीचे रख लूं, किसी भी तरीके से रख लूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10। ठीक है, तो मैं किसी भी तरीके की अरेंजमेंट करके उनको ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर सेम ही आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्केलर एडिशन। अब उसके बाद हम चलते हैं वेक्टर एडिशन पे। तो वेक्टर एडिशन जो होती है वो हमारी स्केलर एडिशन से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी है जिसने 5 मीटर ईस्ट की तरफ जो है ना वो डिस्टेंस कवर किया और मजीद 5 मीटर ईस्ट की तरफ और डिस्टेंस जो है ना उसने कवर कर दिया। अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर किया, वो उसने किया होगा 10 मीटर। ठीक है, क्योंकि 5 पहले चला और उसके बाद 5 बाद में चला। ठीक है, तो ये तो वैसे सिंपल बात हो गई, जैसे कि हमने स्केलर को ऐड किया इसी तरीके से हमने यहाँ वेक्टर को भी ऐड कर दिया कि 5 + 5 10 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर वही बंदा है कि उसने 5 मीटर ईस्ट की तरफ मूव किया। अब उसके बाद उसको कुछ याद आ गया और फिर वो पीछे वापस चला गया उसी पॉइंट पे। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अगर आप कह रहे हैं कि इसने 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो आप गलत हैं। ठीक है, तो ये उसने अगर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो वो किया होगा 0। क्यों? क्योंकि 5 मीटर जब वो आगे की तरफ चला गया तो इसकी ये डायरेक्शन थी। अब उसके बाद उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी तो हमने क्या किया, वहां माइनस लगा दी, तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसने 0 कवर किया है। ठीक है, अब देखें बेटा कि यहाँ 5 + 5 करने में हमारे पास आंसर आता है 10 और यहाँ 5 + 5 करने में हमारे पास आंसर आता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो वेक्टर्स को, इसी नंबर को किसी भी तरीके से ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 और 10 के अंदर ही अंदर आएगा। वो 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ये वेरी करेगा। ठीक है, अगर हम इन दो नंबर को वेक्टर की एडिशन के बेसिस पे ऐड कर दें तो ये जो नंबर है ये सेम तो रहेगा लेकिन उसकी एडिशन हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो डिजिट्स में आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद एक और एग्जांपल पे चलते हैं। मिसाल के तौर पर वही बंदा है कि उसने अभी 5 मीटर ईस्ट की तरफ मूव किया। अब उसके बाद उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, वो लास्ट की तरफ उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है बेटा कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, उनके बीच वाला जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हम उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर यहाँ हम इस डिस्प्लेसमेंट की बात करें मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 7.1 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने यहाँ इस 5 और इस 5 को आपस में ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर आता है 7.1। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहां से अगर स्केलर की बात करें तो स्केलर में हमने 5 + 5 कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 10।
अगर यहाँ वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में जब हमने 5 + 5 कर दिया तो 10 आ गया, फिर 5 + 5 कर दिया तो 0 आ गया, जब 5 + 5 कर दिया तो 7.1 आ गया। तो यहाँ ये डिफरेंट आंसर हमारे पास क्यों आते हैं? यही खासियत है वेक्टर एडिशन की कि जब हम उसको मुख्तलिफ जाविये से ऐड करेंगे, मुख्तलिफ तरीके से ऐड करेंगे तो उनका आंसर भी मुख्तलिफ आएगा। ठीक है, वो आंसर भी डिफरेंट ही आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आता क्यों है ऐसा? अब ये इसके पीछे जो मामला है वो है इस वेक्टर की एडिशन के दौरान एंगल। तो इसकी एंगल या इस एग्जांपल में देखा जाए तो इस एग्जांपल में इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है? वो 90 डिग्री है। तभी हमारे पास आंसर आ गया 7.1। अगर इसकी हम एंगल चेंज कर दें तो जितनी एंगल चेंज करेंगे उतना हमारे पास आंसर चेंज आएगा। अगर यहाँ बात करें इस सेकंड एग्जांपल की तो इसमें क्या है, इसकी जो इन दोनों वेक्टर्स की जो आपस में एंगल होगी वो होगी 180 के बेसिस पे उसका आंसर क्या आया? 0। और इसकी बात करें तो इसमें एंगल होगी दोनों की 0, तो यहाँ आंसर हमारा 10 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर एडिशन जो है वो डिपेंड करती है दो वेक्टर्स की एंगल पे। जितनी उनकी एंगल होगी उसके बेसिस पे उनका आंसर आएगा, उनका जवाब आएगा। तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे। कौन कौन से मेथड्स के जरिए हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड जिसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं, और दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड। ठीक है, अगर ग्राफिकल मेथड की बात करें तो ग्राफिकल मेथड में हम जस्ट डायग्राम जो है ना वो ड्रा करते हैं और डायग्राम के थ्रू हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, उसमें किसी किस्म का कोई फार्मूला, कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं होती। यहाँ जस्ट हम डायग्राम बना के दो वेक्टर को ऐड करते हैं। अगर यहाँ हम एनालिटिकल मेथड की बात करें तो यहाँ हम क्या करते हैं कि फार्मूला लगाकर हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में क्या है, जस्ट डायग्राम्स हैं, और एनालिटिकल मेथड में हम फार्मूला यूज करके वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं ग्राफिकल मेथड की तरफ। ठीक है, जिसको हमने ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहा। तो यहाँ देखें कि यहाँ हमें कुछ एग्जांपल मिले हुए हैं। उसमें कहता है कि वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर जो कि ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, और वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड है 7 मीटर और वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, और वेक्टर बी जो है उसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर जो कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ कहता है कि इन तीनों ही वेक्टर का हमें रिजल्ट बता दें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक बार आप समझ लें कि यहाँ फिजिक्स में रिजल्ट को हम रिजल्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जो जो भी सम होता है उस सम को 3 या 4 जो भी डिजिट्स हम आपस में ऐड कर देते हैं, या दो वेक्टर ऐड कर देते हैं, या कोई दो फोर्सेस ऐड कर देते हैं, या दो से ज्यादा फोर्सेस ऐड कर देते हैं, तो उनका जो सम आएगा हम उसको रिजल्ट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम रिजल्टेंट। ठीक है, यहाँ हम फिजिक्स की लैंग्वेज में रिजल्ट को रिजल्टेंट बोलते हैं। डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ए वेक्टर बना दिया। अब उसके बाद यहाँ दूसरा वेक्टर हम जो है ना वो ऐड कर देंगे इसके साथ। तो वो किस तरीके से ऐड करेंगे, वो वेक्टर बी होगा, वो हम इस तरीके से ऐड करेंगे। मतलब जहां वो वेक्टर ऐड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वहां से हम दूसरे वेक्टर को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये जो बी वेक्टर है यहाँ पे खत्म हो गया। अब उसके बाद इसी पॉइंट से हम जो है ना वो वेक्टर सी को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया वेक्टर सी। जब हमने वेक्टर को ड्रा किया है तो एक पैटर्न बन गया है। ठीक, और चीज देखें बेटा कि हम इस वेक्टर को जो है ना वो ये कहते हैं कि इसका जो ये पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम बोलते हैं टेल, और ये जो एरो हेड है इसको हम बोलते हैं हेड। ठीक है, ये जो एरो है ना इसको हम हेड बोलते हैं, मतलब के सर, और यहाँ इसको बोलते हैं हम टेल, मतलब के पूंछ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम दूसरा वेक्टर ऐड करेंगे तो क्या क्या होगा कि फर्स्ट वेक्टर का जो हेड होगा वो सेकंड वेक्टर के टेल से ज्वाइन करेगा। अगर हम सेकंड वेक्टर के साथ कोई थर्ड वेक्टर ऐड करते हैं तो क्या होगा कि सेकंड वेक्टर का हेड
और थर्ड वेक्टर का टेल आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, यही पैटर्न हम आगे भी चलाते जाएंगे। ये तो मैंने 3 क्या दिए हैं, लेकिन आप जितने भी वेक्टर करेंगे पैटर्न यही होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, उनके बीच वाला जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हम उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब हम यहां से ये डिस्प्लेसमेंट देख लें कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो कितना है। ठीक है, लेकिन एक चीज समझ लें बेटा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये इन तीनों ही वेक्टर्स का सम होगा। तो अगर हम देखें तो ये बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, मतलब तीनों ही वेक्टर्स का सम हो गया। ठीक है, और तो हमने इस रिजल्टेंट को किस तरीके से बनाया है, वो इस तरीके से बनाया है कि रिजल्टेंट का जो टेल है वो इस सी वाले वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर रहा है, और इस रिजल्टेंट का जो हेड है वो इस फर्स्ट वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर रहा है। क्या ये सही है? नहीं बेटा, ये सही नहीं है। इस तरीके से कभी भी आप मत जो है ना, कभी भी आप ऐसा वेक्टर रिजल्टेंट ऐसा मत ड्रा करना। आप कभी भी रिजल्टेंट जो ड्रा करना ऐसा कभी भी मत करना। ठीक है, ये गलत पैटर्न है। अगर सही पैटर्न की बात करें तो ये इस तरीके से होगा, मतलब कि फर्स्ट वेक्टर से उस रिजल्टेंट वेक्टर का टेल से टेल मिलेगा और लास्ट वेक्टर से उसके हेड से हेड मिलेगा। ये जो पैटर्न है ये सही है, ये तरीकेकार सही है। अगर उस तरीके से करेंगे कि जैसे कि इस सी वेक्टर से उसका टेल और फर्स्ट वेक्टर से उसका हेड, तो ये गलत पैटर्न होगा। टेल से टेल मिलना चाहिए और हेड से हेड मिलना चाहिए। ठीक है, ये होगा आपका सही तरीकेकार। अब हम देखें कि अब ये जो अब ये क्या है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर है, ये इन तीनों ही वेक्टर का बराबर है, मतलब इन तीनों वेक्टर्स का सम है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है, वो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का सम है। ठीक है, मतलब कि ये जो रिजल्टेंट है ये तीनों के इक्वल है। ठीक है, अगर हम इस रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें तो इसको हम डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसके लिए हम कहते हैं a resultant vector is the vector sum of two or more individual vectors. It is obtained by adding two or more vectors together. अब इसमें कहता है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल आजादाना जो वेक्टर होते हैं उनका सम होता है जब हम उन दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखें बेटा, ये जिस मेथड से, जिस रूल से हमने इन सभी वेक्टर्स को आपस में ऐड कर दिया है, इस रूल को हम बोलते हैं हेड टू टेल रूल। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए तो क्या है, यहाँ इस वेक्टर का जो हेड है और दूसरे वेक्टर के टेल से आपस में ज्वाइन हो रहा है, इस वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आगे भी चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इस रूल को हम बोलते हैं हेड टू टेल रूल। अगर इसकी स्टेटमेंट की हम बात करें तो इसमें कहता है a process in which the head of the first vector is joined with the tail of the second vector is called head to tail rule. अब इसमें कहता है ऐसा प्रोसेस, ऐसा फिनोमेना जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जो है ना वो ज्वाइन करते हैं, और ये प्रोसेस आगे भी चलता चला जाएगा। इस प्रोसेस को, इस रूल को हम बोलते हैं हेड टू टेल रूल। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एडिशन ऑफ फोर्सेस और एडिशन ऑफ वेक्टर का ये जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।